हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड इंपॉर्टेंट टू स्कोर वेल। So let's begin. The first word for today is stepping stone. Stepping stone का मतलब क्या होता है? कोई मीन्स टू अचीव अ लार्जर गोल, है ना। जो हम कहते हैं ना कि ये मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, मतलब आपके बड़े गोल को अचीव करने के लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन है, पहला कदम है, एक कोई जरिया है। ठीक है, लॉन्च पैड की तरह काम करता है, ये इमीडिएट स्टेप की तरह काम करता है आपके लिए। ठीक है, एंटोनिम्स इसके क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स इसके बन जाएंगे ऑब्स्टिकल। Just 1 minute, let me adjust the lights here. Yes, so launch pad, intermediate step. एंटोनिम्स बन जाएंगे आपके ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। जो आपके आगे बढ़ने का रास्ता बने वो स्टेपिंग स्टोन होगा, जो रुकावट बने वो ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस है। द शांति बिल कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन। कह रहे हैं कि शांति बिल जो है कि आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है टूवर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपांशन। न्यूक्लियर एक्सपांशन के लिए ये एक पहला कदम हो सकता है या जरिया हो सकता है। इंडिजिनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों ये। इंडिजिनस, इट इज एन एडजेक्टिव, ऑल राइट, एंड इट मीन्स नेटिव और लोकली डेवलप्ड, देसी जिसको हम कहते हैं, है ना। होम ग्रोन, राइट, होम ग्रोन और नेटिव। एंटोनिम इसका क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा फॉरेन और इम्पोर्टेड। इसके एंटोनिम्स में कई बार ये वर्ड आता है। ठीक है, सिनोनिम्स के लिए नेटिव वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, एंड एंटोनिम्स के लिए फॉरेन। इंडिजिनस रिएक्टर्स यानी कि होम ग्रोन रिएक्टर्स आर प्लान्ड बाय 2033, राइट। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन आयु एन एंडिंग वर्ड है, नाउन है, इसका मतलब होता है स्प्रेड करना न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी को बढ़ाने को हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। बेसिकली स्प्रेड करना, एक्सपांड करना। कंटेनमेंट का मतलब होता है उसको रोकना, सीमित करना, रिस्ट्रिक्शन। प्रोलिफरेशन कंसर्न्स गाइड पॉलिसी डिसीजंस। जो प्रोलिफरेशन को लेके कंसर्न्स है ये पॉलिसी डिसीजंस को गाइड करते हैं। ठीक है, ambiguity, again another very very important word from the perspective of your examination. ambiguous word कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया है। ambiguity उसका नाउन फॉर्म है। ठीक है, ITY एंडिंग वर्ड हो गया तो ये नाउन बन गया। ठीक है, सो लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब अस्पष्टता, एम्बिगुअस, वेग, अनक्लियर, फॉगी, है ना। सो ये अनसर्टेन, ये सब एम्बिग्विटी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, अस्पष्टता का एंटोनिम क्या होगा? क्लैरिटी, स्पष्टता। ठीक है, द बिल रिड्यूसेस लीगल एम्बिग्विटी। ये बिल क्या कर रहा है कि लीगल जो अस्पष्टता है उसको कम कर रहा है, यानी कि लीगल एम्बिग्विटी को कम कर रहा है। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। भाई कोई काम करना है तो पैसा तो चाहिए। स्टैच्यूट, स्टैच्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, लॉ और एक्ट, इनफॉर्मल रूल और कस्टम। द बिल कंसोलिडेट्स प्रोविजंस इनटू वन स्टैच्यूट। जो बिल है वो कंसोलिडेट करता है प्रोविजंस को इनटू वन स्टैच्यूट। द बिल कंसोलिडेट्स प्रोविजंस इनटू वन स्टैच्यूट। कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, तो जितने भी अलग अलग प्रोविजंस है वो एक कानून में उसको इकट्ठा कर रहा है ये बिल। रिकोर्स का मतलब होता है लीगल रेमेडी, कानूनी रेमेडी, लीगल रेमेडी यानी सुधार या इलाज या कोई ठीक करने का रास्ता, है ना। रिड्रेस। हेल्पलेसनेस मतलब अगर कोई इलाज नहीं है, किसी चीज़ का सुधार नहीं है तो असहाय फील होता है, हेल्पलेसनेस या पावरलेसनेस फील होता है ना। रिकोर्स डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। रिकोर्स यानी कि लीगल रेमेडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट मीन्स ग्रांट। ठीक है, वेस्ट कर किसी में कुछ पावर वेस्ट करना मतलब उसको अथॉरिटी देना, अथॉरिटी ग्रांट करना, कन्फर करना, असाइन करना, विथड्रॉ करना और रिवोक करना यानी वापस ले लेना या पीछे हटा लेना। ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। द बिल वेस्ट्स पावर इन द सेंटर। द बिल वेस्ट्स पावर इन द सेंटर। डिटर का मतलब क्या होता है? दिस इज अ वर्ब। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? चलो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कई बार आपको ये वर्ड करा चुकी हूँ और इसका नाउन फॉर्म भी करवा चुकी हूँ। डिटर का नाउन फॉर्म क्या होगा? एंड यस, बाय द वे मैं आपको बता दूँ आपके एग्जाम्स में कई बार नाउन फॉर्म के नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। एंड यस,
one more very important thing when I mention parts of speech, if you are good with parts of speech, in forming different parts of speech and in also identifying different parts of speech, this is going to immensely help you in your writing skills. आपके writing skills में ये बहुत help करता है, क्योंकि writing skills में जब हम गलती करते हैं correct part of speech, correct form of the word use करने में, तो वो बड़ी basic और गलती है, और वो ऐसा वो गलतियों को देख के लगता है कि यार this person is not preparing well or has not prepared well. Okay, so that puts a very negative impression. So deter का मतलब क्या होता है? डरा देना, discourage कर देना, प्रिवेंट करना, रोकना. एंटोनिम है एनकरेज करना, प्रोमोट करना, आपका उत्साह बढ़ाना, काम करने की प्रेरणा बढ़ाना. ठीक है. वीक ओवरसाइट में डिटर इन्वेस्टर्स. वीक ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? जो हम एक नज़र रखते हैं, है ना. तो अगर वीक ओवरसाइट होगा तो इससे इन्वेस्टर्स जो है वो डर जाएंगे, इन्वेस्टर्स डिस्करेज हो जाएंगे. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन Serene Pathshala on Google Play Store. You have two batches here. One is the Complete English Foundation batch and the other is the Spoken English Express batch. This is for students preparing for one-day competitive examinations and this is for everyone who wants to improve their communication skills. इसमें आपके 200+ ग्रामर के सेशंस आपको मिल जाएंगे. नॉट जस्ट ग्रामर थियोरी प्लस प्रैक्टिस, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, वोकैबुलरी की डेडिकेटेड सेशन है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ है इस बैच में, बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन पैटर्न्स एंड द क्वेश्चंस. एंड हियर वी फोकस ऑन डेवलपिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मूविंग अहेड टू आवर एडिटोरियल. स्टेपिंग स्टोन ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी, द शांति बिल. इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस नीड्स रेगुलरिटी, इंडिपेंडेंस, है ना. इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है उसको रेगुलरिटी, इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है. नाउ न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूटेड ओनली अराउंड 3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया इन 2024-25, है ना. न्यूक्लियर पावर, जैसे ही हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो वो बस न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात नहीं होती है. दिस इज़ द फ्यूचर. ठीक है. ये कहीं ना कहीं हमें पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हेल्प करेगा, बिकॉज वी कांट rely on non-renewable resources. We have to build our renewable resources, right? So अभी अगर आप 2024-25 की बात करेंगे तो 3% है. ठीक है. The government has set a target to install 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047, including from at least 5 indigenous small modular reactors by 2033, है ना. तो इन्होंने बोला कि भाई ये इंक्लूड करते हुए, क्या इंक्लूड करते हुए? एटलीस्ट 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033. तो कुल मिला के 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी इनको इंस्टॉल करना है. इन्होंने अपने लिए टारगेट रखा है 2047 तक के लिए. इन दिस पिक्चर The Shanti Bill proposes to change who can legally build and operate civil nuclear facilities. अब इसको अगर हम ध्यान में रखें तो ये पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें शांति बिल ने प्रस्ताव रखा है. शांति बिल proposes, शांति बिल ने प्रस्ताव रखा है to change who can legally build and operate civil nuclear facilities. कि कौन बिल्ड और ऑपरेट कर सकता है लीगली न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, इसको हम चेंज करेंगे. ठीक है. बाय अलाउिंग द सेंटर टू परमिट न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज थ्रू लाइसेंसेज टू गवर्नमेंट एंटिटीज. इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंटर को परमिट कर दिया कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज जो है ये थ्रू लाइसेंसेस टू गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज को भी हम अलाउ कर सकते हैं. जॉइंट वेंचर्स एंड एनी अदर कंपनी. सो गवर्नमेंट एंटिटीज को, जॉइंट वेंचर्स को एंड एनी अदर कंपनी सब्जेक्ट टू कंडीशंस. कोई भी दूसरी कंपनी, लेकिन कंडीशंस, terms and conditions apply, subject to conditions. Shanti indicates that the intended new class of operators is domestic private capital. ठीक है. तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या दर्शा रहा है कि जो इंटेंडेड, इंटेंशन क्या है कि ये जो नया क्लास ऑफ ऑपरेटर्स हो, है ना, वो डोमेस्टिक हो, प्राइवेट कैपिटल हो, है ना. डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल हो मतलब हमारे देश के ही लोग हों, इन्वेस्टर्स हों, रादर देन फॉरेन प्लांट ओनर्स. India being able to meet its 100 gigawatts target will indeed require large capital mobilization. अब इन्होंने जो टारगेट रखा है 2047 तक अचीव करने के लिए, इसके लिए लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है ना. एंड अलाउिंग लाइसेंस्ड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज एक्सपांड्स द रोस्टर ऑफ एंटिटीज. अब जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को भी, लेकिन लाइसेंस्ड होने चाहिए वो, ठीक है, तो उनको जो अलाउ कर दिया है, तो इससे
रोस्टर ऑफ एंटिटीज मतलब कितने एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हमारा नंबर ऑफ एंटिटीज बढ़ गया है, हमारा रोस्टर एक्सपांड हो गया है। दैट कैन शेयर द कंस्ट्रक्शन रिस्क, कंस्ट्रक्शन रिस्क जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ लोग जो हैं वो शेयर करेंगे। शांति ऑल्सो सीक्स टू कीप द मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स इन स्टेट कंट्रोल। अब इसमें और एक चीज़ ध्यान में रखा गया है कि जो मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स है ना, वो जो होंगे वो स्टेट कंट्रोल में होंगे, वाइल होल्डिंग रूम फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इन्होंने बोला ठीक है, जो मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल है ना, वो तो स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, हालांकि हम अलाउ कर सकते हैं। तो उन्होंने दे हैव होल्डिंग रूम मतलब उन्होंने स्पेस अलाउ करके रखा है, ठीक है, उन्होंने वो रखा है फ्लेक्सिबिलिटी की ठीक है प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो सकता है इन प्लांट डिलीवरी एंड पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन, reducing scope of commercial entry to those segments most relevant to scale power generation and keeping functions sensitive to nuclear proliferation with the state। एक बार फिर से पढ़ेंगे, बड़ा सेंटेंस है, बहुत कुछ है समझने के लिए इसमें, ठीक है। So this sentence starts from here, right? So शांति इस बिल ने क्या ध्यान दिया है, शांति दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिल सीक्स टू कीप द मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल। इन्होंने ध्यान में रखा है कि जो मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल हो वो स्टेट कंट्रोल में हो, हालांकि उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, थोड़ा स्पेस रखा है, होल्डिंग रूम फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सके, लेकिन कहाँ प्राइवेट पार्टिसिपेशन कहाँ पे हो पाएगा, इन डिलीवरी एंड पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन, डिलीवरी में और पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए स्कोप रखा है। रिड्यूसिंग स्कोप ऑफ कमर्शियल एंट्री टू दो सेगमेंट्स मोस्ट रेलेवेंट टू स्केल पावर। अब पावर स्केल करने के लिए, पावर जनरेशन को स्केल करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, है ना, जो सेगमेंट्स हैं तो वहां पे उन्होंने कमर्शियल एंट्री का स्कोप जो है वो रिड्यूस करके रखा है, एंड कीपिंग फंक्शंस सेंसिटिव टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन विद द स्टेट। और जो भी ऐसे फंक्शंस है जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेके सेंसिटिव है, वो सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। द बिल कुड ऑल्सो मिटिगेट द लीगल एम्बिग्विटी। अब बिल मिटिगेट कर रहा है, मतलब मिटिगेट करना मतलब कोई भी, हम कहते हैं ना डिजास्टर मिटिगेशन, राइट। सो कोई भी बुरी परिस्थिति हो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो एक्शन लेते हैं, है ना। सो बिल उसको ठीक कर रहा है, क्या, लीगल एम्बिग्विटी। लीगल एम्बिग्विटी मतलब जो लीगल अनसर्टेनिटी या लीगल अस्पष्टता जो थी उसको भी ये बिल ठीक कर रहा है ना, जिससे कि न्यू एंट्रेंस, जो लीगल एम्बिग्विटी नए एंट्रेंट्स फेस करते हैं, बाय पुटिंग सेफ्टी, एनफोर्समेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सेम स्टैट्यूट। इन्होंने कैसे वो लीगल एम्बिग्विटी क्लियर किया है, पहली बात तो सेफ्टी, दूसरा एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट मतलब कोई चीज़ लागू करने वाली बात जब हम करते हैं, तीसरा अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई कलेश हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सेम स्टैट्यूट, एक ही स्टैट्यूट में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अलग अलग लॉज में अगर अलग अलग चीज़ें होंगी तो उनको कंबाइन करने में, समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है, वो कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया है इस बिल ने। दिस कुड ऑल्सो रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर डेवलपर्स एंड श्रिंक साइट अप्रूवल, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है डेवलपर्स का वो भी रिड्यूस होगा, और साइट अप्रूवल जो है, साइट की भाई कौन से साइट पे हमें रिएक्टर्स वगैरह या जो भी हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमें साइट्स चाहिए, तो वो जो साइट अप्रूवल्स है वो भी श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। एंड कमीशनिंग टाइमलाइंस, जो कमीशन होने की जो टाइमलाइंस है वो सब कुछ भी श्रिंक हो जाएंगे। हाउएवर द बिल्स लायबिलिटी एंड गवर्नेंस प्रोविजंस वारंट कॉशन। लेकिन बिल्स लायबिलिटी एंड गवर्नेंस प्रोविजंस, तो उसमें एक लायबिलिटी मतलब किसकी जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी, और जो गवर्नेंस है, प्रोविजंस है, ये वारंट कर रहे हैं कि कॉशन, बोल रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हें अलाउ तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान, सतर्कता बरते, ठीक है, सतर्कता बरतते हुए चलना है। दैट इज व्हाट द बिल्स लायबिलिटी एंड गवर्नेंस प्रोविजंस से। द मैक्सिमम ऑपरेटर लायबिलिटी फॉर अ न्यूक्लियर इंसिडेंट इज 3000 करोड़। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इंसिडेंट अगर कोई होता है तो उसके लिए ऑपरेटर की लायबिलिटी कितनी होगी, 3000 करोड़ की उनकी लायबिलिटी होगी। द सेंटर इज लायबल फॉर न्यूक्लियर डैमेज, और जो न्यूक्लियर डैमेज होगा उसके लिए सेंटर लायबल होगा बियॉन्ड द ऑपरेटर्स कैप, एंड कैन ऑल्सो अज्यूम फुल लायबिलिटी फॉर अ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटर के कैप के बियॉन्ड, ऑपरेटर का जो भी कैप होगा है ना, उसके बियॉन्ड जो भी न्यूक्लियर डैमेज होगा तो उसके लिए सेंटर जिम्मेदार होगा। एंड कैन ऑल्सो अज्यूम फुल लाइबिलिटी फॉर अ नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन। अब कोई नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है तो उसके लिए फुल लाइबिलिटी भी ले सकता है सेंटर इफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। दीज चॉइसेस मेक इन्वेस्टमेंट रिस्क ईजियर। अब इनसे क्या होगा कि इन्वेस्टर को डर नहीं लगेगा ज़्यादा, है ना, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क ईजियर हो जाता है टू प्राइस, बट ऑल्सो आस्क वेदर द कैप्ड ऑपरेटर अमाउंट इज एडिक्वेट फॉर विक्टिम्स एंड फॉर एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। ठीक है, तो ये चॉइसेस इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो कम कर रहे हैं, लेकिन ये चॉइसेस से ये भी हमें सवाल उठते हैं कि वेदर द कैप्ड ऑपरेटर अमाउंट, जो ऑपरेटर अमाउंट का कैप रखा गया है ना, कि भाई तुम्हें इतना तो कैप है, इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा अगर इतना तुम्हारा डैमेज तुम्हारी वजह से हुआ तो क्या वो पर्याप्त है? जो भी विक्टिम्स होंगे, अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो विक्टिम्स होंगे उनके लिए, और पर्यावरण के रिमीडिएशन के लिए, एनवायरनमेंट को जो भी डैमेज होगा तो उसको ठीक करने के लिए क्या वो कैप्स जो हमने रखे हैं क्या वो पर्याप्त होंगे? सेकंड, शांति रिक्वायर्स ऑपरेटर्स टू मेंटेन इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। शांति रिक्वायर्स ऑपरेटर्स टू मेंटेन इंश्योरेंस। अब शांति में ये भी चाहिए कि ऑपरेटर्स जो है वो इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ये मेंटेन करके रखे, बट एग्जेम्प्ट्स सेंटर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो जो सेंटर का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसमें एग्जाम्पशन दे दिया है। रेंडरिंग क्लियर पब्लिक अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज ऑपरेटर रिकोर्स मतलब लीगल रेमेडी, है ना, कि अगर कुछ आपको डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ये लीगल रेमेडी है, कानूनी तौर पे आपको ये सोल्यूशन मिल सकता है। कानूनी सोल्यूशन को हम रिकोर्स कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज ऑपरेटर को कानूनी सोल्यूशन दे रखा है, रिकोर्स दे रखा है, ओनली व्हेन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन उनको वो तभी मिलेगा जब बिल्कुल क्लियरली उनको रिटन कॉन्ट्रैक्ट में है, or when an incident is due to an act or an omission with the intent to cause nuclear damage. This makes supplier accountability depend largely on what the operator secures by contract. अब इससे क्या है कि जो सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी है ना, दिस मेक्स सप्लायर अकाउंटेबिलिटी डिपेंड। सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी किस पर निर्भर है, किस पे डिपेंड करती है? लार्जली ऑन, मतलब ज्यादातर सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी डिपेंड करती है कि ऑपरेटर क्या सिक्योर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। ऑपरेटर जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त क्या सिक्योर किया है, इस पर सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी डिपेंड करती है, विच मीन्स हाउ मच रिकोर्स द ऑपरेटर हैज अगेंस्ट सप्लायर्स कैन वेरी अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। अब अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो कितना रिकोर्स है ऑपरेटर के पास हैज अगेंस्ट सप्लायर्स कैन वेरी अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। तो अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रिकोर्स जो है वो होगा, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा वो रिकोर्स आपको मिल जाएगा। फाइनली, इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस नीड्स टू एड्रेस। आखिरकार अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के न्यूक्लियर गवर्नेंस को एड्रेस करने की जरूरत है क्या? इट्स रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है उसको जरूरत है एड्रेस करने की। क्या एड्रेस करना है यहाँ पे हमें? रेगुलेटर का कितना इंडिपेंडेंस है। वाइल शांति क्रिएट्स अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, शांति ने एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तो बना दिया है, इट ऑल्सो वेस्ट करना मतलब पावर देना, ग्रांट करना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो इन्होंने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स विद द सेंटर एंड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो जो अपॉइंटमेंट्स हैं, है ना, तो उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस इन्होंने, अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट होगा, इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसको दे दिया है? सेंटर को और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को। दिस इज स्टिल नॉट कंड्यूसिव, कह रहे हैं कि ये कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल, अनुकूल। ठीक है, ये अभी भी अनुकूल नहीं है। कंड्यूसिव टू, रिमेंबर, फेवरेबल टू, कंड्यूसिव टू, फेवरेबल और कंड्यूसिव इन दोनों शब्दों के लिए के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन जाता है वो है टू। कंड्यूसिव टू इंक्रीजिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड मे ऑल्सो डिटर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, है ना, जनता का भरोसा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये गड़बड़ है। ठीक है, दिस इज स्टिल नॉट कंड्यूसिव, ये अभी भी अनुकूल नहीं है।
जनता का ट्रस्ट, जनता का भरोसा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? कंप्लीटली सपोर्टिव एंड सेलिब्रेटरी, बोल रहे वाह वाह बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत अच्छा है ना, तो सपोर्टिव है और सेलिब्रेटरी है, या न्यूट्रल एंड प्योरली डिस्क्रिप्टिव है, या फिर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बट क्रिटिकल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव बोल रहे हैं ना नेगेटिव बोल रहे हैं और सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या है ना, बिल में क्या क्या बताया गया है। न्यूट्रल मतलब सिर्फ हम पॉइंट्स की बात बोलेंगे कि शांति बिल में ये प्रोविजन है, ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक है, बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन बहुत संभल के, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है और थोड़ा बहुत क्रिटिकल भी है। ठीक है, लास्ट में बोला है ना, देखो ये वाला लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा, है ना, और भी एक दो लाइन्स हैं, लेकिन यहाँ पे दिस इज स्टिल नॉट कंड्यूसिव। अब ये शांति बिल का प्रोविजन थोड़ी है, शांति बिल के प्रोविजन के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये अपनी राय बता रहा है एडिटोरियल में, है ना। सो दिस इज स्टिल नॉट कंड्यूसिव, कह रहे हैं कि अभी भी अनुकूल नहीं है जनता का भरोसा और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो क्रिटिकल है ये, है ना, ये क्रिटिकल है और ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन बहुत कॉशियसली, बहुत सोच समझ के, एकदम नहीं कि हाँ हाँ वाह वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली सपोर्टिव, उसको हम कंप्लीटली सपोर्टिव कहेंगे। ठीक है, अलार्मिस्ट एंड डिसमिसिव तो ऐसा हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा वाला जो टोन होता है वो अलार्मिस्ट और डिसमिसिव होता है। ठीक है, राइट। आई होप आप लोगों को टोन आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल रहा है, अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको हेल्प मिल रहा है, और अगर आप टोन बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि हमें तो टोन ही नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो टोन बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं और आपको हेल्प मिल रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Why does the Shanti Bill allow non-government entities to participate in nuclear power generation? हम कह रहे हैं कि शांति बिल नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को क्यों अलाउ कर रहा है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में? डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स कम करने के लिए, लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल और शेयर कंस्ट्रक्शन रिस्क, फुल्ली प्राइवेटाइज इंडियाज न्यूक्लियर, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, हम फुल्ली प्राइवेटाइज करना ही नहीं चाहते हैं, जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं सेंटर ने अपने हाथ में रखा है। टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ फ्यूल साइकिल्स, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, यस हम अब आपको कंफ्यूज नहीं होना ए और बी में। ठीक है, हाँ हम फॉरेन सप्लायर्स में ये वाला ऑप्शन दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हम फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, लेकिन हमने जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को पार्टिसिपेट करने को अलाउ किया है वो इसलिए है ताकि लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल जो है वो हम मोबिलाइज कर सकें और जो कंस्ट्रक्शन रिस्क है वो भी हम शेयर कर सकें। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी। रीड द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, which aspect of the Shanti Bill could undermine public trust and investor confidence? कौन सा एस्पेक्ट है शांति बिल का जिससे जनता का भरोसा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दोनों कम हो सकता है? लिमिटिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन टू प्लांट कंस्ट्रक्शन, नो। कीपिंग सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स अंडर स्टेट कंट्रोल, नो। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन न्यूक्लियर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स, यस दिस इज द आंसर। ठीक है, सो न्यूक्लियर रेगुलेटरी, रेगुलेट करना मतलब जो रेगुलेट कर रहा है, जो देख रेख कर रहा है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, है ना। अब ये देख रेख करने वाला जो है, रेगुलेट करने वाला जो बंदा है ना, इट विल बी अ बॉडी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे इसमें इंडिपेंडेंस नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंटर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिसाइड करेंगे। तो इससे जनता का भरोसा कम हो सकता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर या एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिसको चाहते हैं वो उसको लाइक अपने अपनी लाइक प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस है ही नहीं है, राइट। सो यस दिस इज द आंसर कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग शांति बिल जो है, शांति बिल का ये प्रोविजन जनता का भरोसा मतलब पब्लिक ट्रस्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मिटिगेट का मीनिंग क्या है? मिटिगेट करना मतलब पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना, कम करना, रिड्यूस करना और लेसन करना। यस दिस इज द आंसर। ठीक है, डिले इनफाइनाइटली नहीं, कॉम्प्लिकेट फ्यूचर फर्दर नहीं। ठीक है, एंड यस ऑप्शन ए भी नहीं है। ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉन्ट्रीब्यूट, भाई पावर की बात हमने की है तो ये न्यूक्लियर पावर सिंगुलर है तो हम कॉन्ट्रीब्यूट्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट, हैज़ के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आता है तो हम कहेंगे हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड।
न्यूक्लियर पावर contributed only 3% of India's electricity. न्यूक्लियर पावर contributing ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर के नहीं आएगा, है ना, तो ये भी गलत है। आपका करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन सी। करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द शांति बिल एज डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल? एडिटोरियल में हमने जैसा डिस्कस किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि शांति बिल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? यस, ये जीए का क्वेश्चन है। आपने एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझा है तो आप मुझे इसका आंसर जरूर दे सकते हैं, ठीक है। टेल मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन और पर्सनल इंटरव्यूज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन, you are asked certain questions by the interviewer or you are given certain topics for discussion wherein your perspective, आपकी analytical, आपकी general awareness, आपके analytical skills और ना सिर्फ ये, आपका opinion भी, ये सब कुछ समझ में आ जाता है ग्रुप डिस्कशन में और पर्सनल इंटरव्यू में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं by making yourself aware of certain करंट अफेयर्स एंड दे आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम शांति बिल की बात करेंगे, मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, शुड इंडिया अलाउ ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल? क्या इंडिया को ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर पावर में अलाउ करना चाहिए और कंट्रोल रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट बना के रखने के साथ साथ? अब इसमें आप क्या अपना ओपिनियन बना सकते हो? यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स के बेसिस पर कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है ये, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन आएगा तो पैसा भी आएगा, है ना। पैसा ज़्यादा चाहिए अगर किसी काम में तो हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। रिस्क शेयरिंग भी हो जाएगी। स्टेट कंट्रोल जो है वो क्रूशल है, तो हम स्टेट कंट्रोल बनाए रखना चाहिए या नहीं? आपका जो भी ओपिनियन होगा, है ना, आप पढ़िए और अपना ओपिनियन फॉर्म करिए। एंड इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू कैन just articulate your opinion in a few words and write it down in the comment section and you will always remember। अगर ये टॉपिक या क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आओगे अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। एंड द बेस्ट वुड बी to articulate it and to write it down in the comment section once, right? So that's it for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। And yes, you will find this PDF on English with Suman Sharma, this Telegram channel, right? So see you in the next session. Jai Hind everyone.